आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये। चैप्टर है फर्स्ट रिलेशन एक्सरसाइज 1.2। इसमें है सवाल संख्या 9। अब सवाल संख्या 9 में है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी अ रिलेशन इन एल डिफाइंड बाय आर इक्वल्स। मैं रिलेशन लिख देता हूं। रिलेशन कुछ इस तरीके का है। रिलेशन है आपका, ये है L1 और ये है आपका L2 और यहां बताया गया है L1 इज पैरेलल टू L2। मैं ऐसे लाइन बना देता हूं, इससे आप समझ जाइए कि पैरेलल की बात कर रहा हूं मैं। ये आपका रिलेशन है, ठीक है। शो दैट R इज एन इक्वलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल्स 2x प्लस 4। तो इसमें एक और चीज पूछी गई है, y इक्वल्स 2x प्लस 4 से कौन कौन सी लाइन रिलेटेड है, अगर इस तरीके का आपका रिलेशन है। ओके, अब सबसे पहली चीज इसमें आती है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? अगर हम कहते हैं कि L1 रिलेटेड L2 से या L1 L3 से, जिससे भी हो, जब रिफ्लेक्सिव होता है तो हम दोनों को L मान लेते हैं। मतलब L1 रिलेटेड टू L2 या L2 रिलेटेड टू L2। तो क्या जो पहली लाइन है वो उसी लाइन से रिलेटेड है, पैरेलल है? तो अगर मैं एक ऐसी लाइन बनाऊं तो ये लाइन तो अपने से पैरेलल है ना। हर लाइन जो है अपने आप से पैरेलल होती है। तो मैं चाहे L1 कहूं या L2 कहूं, आपस में अपने आप के पैरेलल है। तो L1 कॉमा L1 अगर ये रिलेशन को बिलोंग करता है तो L1 इस रिलेशन जो हम L कह रहे हैं इसको बिलोंग करता है। बेसिकली L1 इज पैरेलल, या ये कहें कि L1 इज पैरेलल टू L1, अपने आप को पैरेलल है। अब सिमेट्रिक में आ जाइए, सेम चीज करेंगे, लेकिन यहां पर L1 L2 लेते हैं और अगर L1 रिलेटिव टू L2 यानी कि L1 और L1 L2 से पैरेलल है, ये है L1, ये है L2। अगर L1 L2 से पैरेलल है तो बनी बात है कि L2 भी L1 से पैरेलल होगा। इसका मतलब L2 भी रिलेटेड होगा L1 से। किस तरीके से रिलेटेड होगा? पैरेललिज्म के थ्रू। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव क्या कहता है? L1 L2 L3 ऐसे तीन लेने होते हैं हमें। तो अगर L1 पैरेलल है L2 से, यानी कि ये L1 है और ये L2 से पैरेलल है, और L2 L3 से पैरेलल है, मतलब L2 किसी L3, ये L3 मान लीजिए, इससे पैरेलल है, तो इसका सीधा मतलब है कि जब एक लाइन दूसरे से पैरेलल है और ये लाइन इससे पैरेलल है और ये लाइन इससे पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। ये इससे, ये इससे, ये इससे पैरेलल हो गया। इसका मतलब ट्रांजिटिव में L1 रिलेटेड है L3 से। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको अगर थोड़ा सा पिछले डिस्कशन के, मतलब जो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कभी भी एक लाइन है y इक्वल्स mx प्लस सी से अगर वो लिखी हुई है, जैसे हमारे इस सवाल में दिया है y इक्वल्स 2x प्लस आपका ये 4 है। तो अगर हम एक्स वाई प्लेन की इस तरीके से बात करें तो एक लाइन इसमें m क्या है? m तो इसका या ये एंगल होता है, और c क्या है? ये इसका y इंटरसेप्ट होता है, ये वाला यहां से यहां तक। तो दूसरी लाइन अगर इसके पैरेलल होगी तो केवल y इंटरसेप्ट ही चेंज होगा, क्योंकि इसका m तो सेम होगा। m मतलब जो होता है tan थीटा, इंक्लिनेशन। तो केवल आपको यहां पर कांस्टेंट कर देना, y इक्वल्स 2x प्लस k कर दीजिए या c कर दीजिए। यही लाइन है जो इससे रिलेटेड है, वो सारी पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन R1 डिफाइंड बाय सेट A ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज। रिलेशन कुछ इस तरीके, पहले तो ये बता दूं पॉलीगन्स की बात हो रही है और सेट A है, और जितने भी पॉलीगन्स बन सकते हैं, जितने भी मतलब एग्जिस्ट करते हैं, वो सब पॉलीगन्स की बात हो रही है यहाँ पे। चाहे वो ऑक्टागन हो, हेक्सागन हो, डेकागन हो, जो भी पॉलीगन हो सकते हैं। अब इसमें रिलेशन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। रिलेशन दिया हुआ है आपका P1, P2, और ये जो पॉलीगन है ये कैसे रिलेटेड है? P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो पॉलीगन 1 है और जो पॉलीगन 2 है वो सेम नंबर ऑफ साइड
SNOS कर देता हूँ इसको, सेम नंबर ऑफ साइड। आपको ये बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, पहली चीज। और फिर उसका दूसरा सवाल इसमें है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स 3, 4, 5। अब इसमें देखिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने का मतलब क्या होगा कि अब सबसे पहले हम इसको बताएंगे रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ट्राइंगल ही लेके चलते हैं, सबसे सिंपल यही है, ट्राइंगल लेके चलते हैं, 3 साइड है इसके। तो अगर मैं कहता हूं कि भाई एक पॉलीगन है P1, क्या वो रिलेटेड है अपने आप से, मतलब इसका साइड और इसका साइड बराबर है, बिल्कुल सेम है। एक पॉलीगन अगर ये P1 है तो ये भी तो P1 अपने आप से रिलेटेड है, तो सेम नंबर ऑफ साइड्स है, क्योंकि रिलेशन सेम नंबर ऑफ साइड है, तो इसके तीन साइड है, इसके भी 3 साइड है। रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक पे आ जाते हैं। अगर हम कहेंगे एक पॉलीगन P1 रिलेटेड है P2 से, मतलब ये P1 और P2, ये P1 हो गया और मैं एक और ट्राइंगल बना देता हूँ P2, तो इसके 3 साइड है तो इसके भी 3 साइड है, तो इसके 3 साइड होंगे तो इसके भी 3 साइड होंगे, है ना। ये 3 है तो ये 3 है, क्योंकि ये रिलेशन तो है सेम नंबर ऑफ साइड से रिलेटेड, मतलब एक जो नंबर ऑफ साइड है वो इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि P2 भी रिलेटेड है P1 से, ठीक है, ये हो गया। अब ट्रांजिटिव पे आ जाइए। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि अगर एक पॉलीगन P1 है, 3 लेने पड़ते हैं इसमें, P1 रिलेटेड P2, यानी कि इन दोनों के अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, मान लीजिए 4 ही मान लेते हैं आप, ठीक, और थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, 4 ले लेता था इस बार। अब P2 P3 से रिलेटेड है, अगर इसके 4 है और इसके 4 है, और P2 रिलेटेड है P3 से, तो इसके 4 है तो इसके भी 4 है, मतलब दोनों के 4 है, तो इसका मतलब सीधी बात है कि P1 और P3 कैसे रिलेटेड है, इसका 4 साइड इसका 4 साइड, मतलब P1 जो है रिलेटेड है P3 से, है ना। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। अब इसमें एक चीज कही गई है आपको, एक ही बनता है उसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये आपके NCERT का सवाल है। इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड्स 3, 4, 5। तो अगर आप देखें, ये अगर मैं 3 बनाता हूं, ये 4 बनाता हूं, तो ये 5 ऐसे बनेगा, कैसे, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर होता है 9, 4 स्क्वायर होता है 16, दोनों को जोड़ दीजिए, 9 और 16 बनता है 25, इसका अंडर रूट लेंगे तो आपका बनता है 5, तो ये 5 बनेगा। तो ये बेसिकली ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से बनता है। तो केवल एक ही है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, जो एक ही ट्राइंगल, मतलब इस सेट में एक ही ऐसा ट्राइंगल होगा जिसके साइड्स 3, 4 और 5 होंगे, और किसी के नहीं हो सकते, क्योंकि 3, 4 और 5 का मतलब ही ये है कि भैया ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है 11वां सवाल। 11वां में कहा गया है, लेट O बी द ओरिजिन, वी डिफाइन अ रिलेशन बिटवीन टू पॉइंट्स P and Q इन अ प्लेन इफ OP इक्वल्स OQ, शो दैट द रिलेशन सो डिफाइंड इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें क्या करते हैं कि पहले आप देख लीजिए सेट कौन सा दिया है, O ओरिजिन दिया है एंड वी डिफाइन अ रिलेशन बिटवीन टू पॉइंट्स P and Q। तो P और Q के बीच में क्या रिलेशन है, P और Q के बीच में ये रिलेशन है कि OP बराबर OQ होना चाहिए। बेसिकली जो हमने एक क्वेश्चन किया था पहले, A बराबर B, अगर आपको याद होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये उसी तरीके का क्वेश्चन है बिल्कुल, बस इसमें क्या किया, इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिक फॉर्म देने की कोशिश की है, ज्योमेट्रिक तरीके से पूछा गया है। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि मेरे पास ये ओरिजिन है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ये इस तरीके से रिलेटेड है कि OP ये डिस्टेंस और OQ, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। तो अगर मैं इसको रिफ्लेक्सिविटी शुरू करूं इसकी, रिफ्लेक्टिव ये कहते हैं कि हर पॉइंट, जैसे मैंने कहा OP, तो क्या OP रिलेटेड है OP से, कैसे रिलेटेड है कि दोनों का जो लेंथ है वो एक है, यानी कि OP बराबर OP, तो एक ही लाइन की बात हो रही है, तो ये तो बराबर ही होंगे, जैसे A बराबर A कहा था ना हमने, वैसे लाइन की लेंथ भी बराबर है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आते हैं हम सिमेट्रिक पे। अगर OP और OQ ये दोनों बराबर हैं, तो क्या OQ और OP बराबर होंगे, बिल्कुल सब बिल्कुल बराबर होंगे। अगर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है, यानी कि 2 लाइन बनाई हमने और हम ये कह रहे हैं ये लाइन इसके बराबर है, तो ये भी तो लाइन इसके बराबर होगी, है ना, तो सिमेट्रिक हो गया। और ट्रांजिटिव पे आ जाइए। अगर एक लाइन जैसे OP OQ, और यहाँ पर मैं एक और दे देता हूँ आपका, मान लीजिए PQ R दे देते हैं, यहाँ पे ये R दे देते हैं यहाँ पर,
तो अगर OP बराबर है OQ से और OQ बराबर है OR से, तो सीधी सी बात है, एक लाइन दूसरे के बराबर है, दूसरी लाइन तीसरे के बराबर है, तो पहली लाइन तीसरे के बराबर हो गई। यानी OP और इसी रिलेशन से OP और OR भी रिलेटेड होंगे, है ना, तीनों साइड बराबर है। OP बराबर OQ बराबर OR, जो यहाँ पर भी दर्शाने की कोशिश की गई है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, राइट। और कुछ भी और भी पूछा गया क्या इसमें? नहीं, ये तो नहीं पूछा गया। देखिए, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो NCERT का था, ध्यान रखिएगा। वैसे NCERT के और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे ये 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन जो है ये भी NCERT का क्वेश्चन है। तो ये आपका NCERT का क्वेश्चन है ना। इसमें कहा गया है लेट R बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए सेट आपको दिया है, ए सेट लिख देता हूं मैं। ये है 1 2 3 4 5 और 6 और 7, ऐसे नंबर्स है इसमें। और रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है? A, B, बोथ A एंड B आर ईदर ऑड और इवन, ईदर ऑड और इवन। तो रिलेशन कुछ इस तरीके से दिया है, जो ऑर्डर्ड पेयर होगा तो या तो दोनों ही इवन होंगे, या दोनों ही बोथ इवन या बोथ ऑड। ए एंड बी आर ईदर इवन और ऑड, ईदर इवन, या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन बताएंगे इसको, और फिर उसके बाद फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर, but no elements of the subset 1 3 5 7 is related to any elements of the subset 2 4 6. ओके, इसको मैं सबसे पहले आपको शुरू करता हूं एक ऐसे सेट बना के। ये है 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अभी इसमें देखिए, इसमें रिलेशन इस तरीके से बताया गया कि ए बी या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे। तो दोनों इवन कौन कौन से हो सकते हैं? 2 किस किस से रिलेट कर सकता है आपका? दोनों इवन 2 2 2 4 और 2 6। तो 2 2 2 4 और 2 6 ऐसे आ जाइए आप 4 से, तो 4 2 4 4 और 4 6 ऐसे लेट करेगा ना। ऐसे आप आ जाइए 6 पे, ये 4 2 4 4 और 4 6 हो गया। ऐसे 6 पे आ जाइए, 6 6 2 6 4 और 6 6। ठीक है जी, ये हो गया। ये मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं जो सेकंड पार्ट है इसका, उसका आंसर देने की यहीं पे कोशिश कर रहा हूं। हम इसको अभी इक्विवेलेंस रिलेशन तो आराम से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आगे की बात बता रहा हूं मैं आपको। अब आप देखिए कि इसमें सारे, अगर मैं इसका एक सेट बनाऊं और फिर आपस में रिलेट करूं तो कौन कौन से मेंबर्स हैं? इसका एक मैं सेट बना रहा हूं, कौन कौन से नंबर है? 1 2 है इसमें, और 4 है, और ये 6 है। ठीक है जी, 2 4 6। अब 2 4 6 यहां से देखिए, इस 2 4 6 को रिलेट कर रहा हूं, 2 4 6 का एक सेट बना रहा हूं, और यहां 2 4 6 का एक बना रहा हूं। तो ये सारे जो आपको मिलेंगे, ये आपका सेट है। मान लीजिए सेट एस इवन कर देता हूँ, एस ई कर देता हूँ। ये सेट ई है, ये भी सेट ई है। अब मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ, एस ई क्रॉस एस ई, तो क्या आएगा आपका? यही तो आएगा, ये पूरा का पूरा आ जाएगा यहां से यहां तक। 2 2 2 4 2 6, 4 2 4 4 4 6 और 6 2 6 4 6 6। तो ये तो समझ में आ गया आपको। 2 4 6 वाला सेट, वो वाला सेट बन रहा है, 2 4 6 वाला जो सेट बन रहा है वो सारे के सारे आपस में रिलेटेड है। ओके, ये जो सेट है 2 4 6 वो आपस में रिलेटेड है। और ये कोई भी सेट, कोई भी इसका मेंबर 1 3 5 7 से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अगर मैं 1 3 इसी से, ये तो समझ गया आप। अब अगर ऑड में रिलेट करूंगा तो क्या बनेगा? अब मैं केवल ऑड ले रहा हूं, यहां से लाइन मैंने नहीं खींच रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं आपको। अब केवल ऑड ले लीजिए आप। ऑड क्या बनेगा? 1 3 5 7। अब मैं इसको कह रहा हूं एस ओ ऑड, और इसको भी एस ओ, 1 3 5 7। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए आप, एस ओ क्रॉस एस ओ, तो क्या बनेगा इसमें? 1 1 1 3 1 5 1 7, 3 1 3 3 3 5 3 7, 5 1 5 3 5 5 5 7 और 7 1 7 3 7 5 7 7। तो ये जो सेट मैंने बनाया है, मतलब ये जो रिलेशन बनाया है, बेसिकली सेट नहीं,
रिलेशन है, ये रिलेशन इस सेट से आया है, एसी क्रॉस एसी से, और ये जो रिलेशन आया है वो किससे आया है, एसओ क्रॉस एसओ से। तो हर एक 1357 से रिलेटेड है। ओके, ये क्लियर हो गया आपको? ये हमने सेकंड पार्ट का एक तरीके से आंसर देने की कोशिश की है, जिससे हम फर्स्ट पार्ट पे भी पहुंच जाएंगे। अब मैं इसको जरा हटा रहा हूं। इसको बताना जरूरी ये था क्योंकि अब आपका ये क्लियर हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे बनेगा। पहली चीज तो ये है कि अगर मैं इसको रिफ्लेक्सिव मानूं तो ए रिलेटेड टू ए, अगर मैं सेट ले लूं ये वाला 1 2 3 4 5 6 7, और रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि इस तरीके से रिलेशन होगा तो या कि दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो। तो आप अगर आप देखिए मैं इवन ऑड दोनों बताऊंगा आपको। अगर मैं कहूं ए रिलेटेड टू ए है, या कोई आप बी ले लीजिए, बी रिलेटेड टू बी है, ए मान लीजिए इसमें इवन है, ए मान लीजिए इवन है जैसे 2, तो 2 रिलेटेड टू 2 है, कैसे रिलेटेड है कि दोनों इवन है, तो 2 और 2 दोनों ही इवन है। कोई और उठा लीजिए 7 रिलेटेड टू 7, कैसे रिलेटेड है क्योंकि 7 7 दोनों ही ऑड है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में आ जाइए, अगर आप कह रहे हैं कि 2 रिलेटेड टू मतलब ए रिलेटेड टू बी है, तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। जैसे 2 रिलेटेड टू 4 है, तो 4 रिलेटेड टू 2 है, तो दोनों के दोनों आपके इवन हो गए। और अगर आप ये कहें कि 1 रिलेटेड टू 3 और 3 रिलेटेड टू 1, तो 1 3 भी ऑड है और 3 रिलेटेड टू 1 ऑड है, क्योंकि दोनों इवन होने चाहिए, दोनों ऑड होने चाहिए। ट्रांजिटिव में आ जाइए, अब आप 3 लेंगे इसमें, ये ए बी सी में अलग अलग ले रहा हूँ, ये मैं ए बी सी अलग अलग ले रहा हूँ। अब मैं ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी से हम प्रूव करेंगे कि ए रिलेटेड टू सी हो। अब ए बी सी तीनों हम इवन ले रहे हैं, जैसे 2 4 और 6, तो 2 4 से रिलेटेड है, 4 6 से रिलेटेड है, तो अपने आप 2 6 से रिलेटेड हो जाएगा और दोनों ही दोनों इवन है। यहाँ पर आप 1 3 7 ले लीजिए, 1 3 5 भी ले सकते थे। तो अगर 1 रिलेटेड है 3 से, 3 रिलेटेड है 7 से, तो 1 रिलेटेड है 7 से, क्योंकि हमको कंडीशन क्या दी गई, हमको कंडीशन दी है कि दोनों या तो इवन होने चाहिए तो दोनों ऑड होने चाहिए, या तो इवन होंगे ऑड होंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये आपका दोनों ही केस में, इवन ऑड दोनों ही केस में आपका ट्रांजिटिव है। और हम ये देख रहे हैं कि 1 3 5 7 ऑड है, ये आपस में रिलेटेड है, जैसे मैंने आपको सेट बना के दिखाया, और 2 4 6 आपके इवन है जो आपस में रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं अब। 13 में क्या कहा गया है, लेट एस बी अ रिलेशन ऑन सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड बाय, प्रूव दैट एस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन आर। अब इसमें हर बार हमने अभी तक जो 12 क्वेश्चन पिछले किए हैं उसमें हमेशा हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव किया, यहां हम प्रूव करेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो सेट क्या है आपका, सेट आपको दिया है ए कॉमा बी, वो तो होता ही है, और बिलोंग टू आर, आर आपका रियल नंबर है, और आर क्रॉस आर है बेसिकली, आर क्रॉस आर ही होता है क्योंकि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसी से निकल के आता है। और जो रिलेशन दिया है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। अब इसमें रिलेशन जब दिया रहता है ना तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैं रिफ्लेक्सिव चेक करता हूँ, आपको क्या करना है, एक ही जगह भी रख दीजिए आप, सीधी सी बात, ए स्क्वायर प्लस एक ही जगह बी स्क्वायर रख रहा हूँ, तो 2a स्क्वायर बराबर 1, 2a स्क्वायर बराबर 1 हो सकता है क्या, ए स्क्वायर बराबर हाफ हो सकता है, ए बराबर 1/√2 अगर देखा जाए तो ए तो रियल नंबर नहीं है आपका, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका 1 नहीं होगा, क्योंकि अगर ए रियल नंबर को बिलोंग करता है तो ये तो नहीं होगा। ठीक, इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। क्लियर? अब सिमेट्रिक में आ जाते हैं। सिमेट्रिक में क्या कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 है। सिमेट्रिक में सीधा क्या करते हैं, ए और बी को इधर उधर कर देते हैं, है ना, इसकी जगह ए रख देंगे, इसकी जगह बी रख देंगे, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1। अब इसको ऐसे कर दें, इसको यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर दें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। अब ये और ये तो बिल्कुल एक है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक तो हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, एक रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इक्विवेलेंस का मतलब है तीनों होने चाहिए। चलिए ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी, मैं ए भी ले रहा हूँ इसमें और इसमें बी सी ले रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 है, इसमें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 है, तो आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 आना चाहिए। क्या ये हो सकता है? करके देख लेते। ए स्क्वायर यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मिल रहा है आपका 1 माइनस बी स्क्वायर यहाँ से, और सी स्क्वायर क्या मिल रहा है आपको, 1 माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर सी स्क्वायर की जगह 1 माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं, बराबर 1 है ना।
तो आपका कितना आ गया, ये बी स्क्वायर बराबर आपका हो गया, नहीं 2, ये मैं क्या कर रहा हूँ कि ये 1 और 2 यहाँ ले जा रहे हैं हम, ठीक है। तो या फिर 1 को इधर ले आइए, बी स्क्वायर को वहाँ कर दीजिए, तो आपका 2b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1। मैंने क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ माइनस माइनस की जगह जो -2b स्क्वायर बना था वो यहाँ ले गए, और फिर आपका क्या आ गया, बी स्क्वायर बराबर 1/2, तो b आपका हो गया 1/√2। तो यहाँ पर फिर सिर्फ ये जो ये कंडीशन यहाँ थी वो यहाँ भी फेल हो गई, इसका मैं ट्रांजिटिव भी नहीं है। ध्यान रखिएगा जो सेट है वो आपको क्लियरली दिया हुआ है कि रियल नंबर वाला सेट है, ओके। तो यहाँ ये भी फेल हो गया, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। 14th क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा गया है कि लेट z बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, z इंटीजर है, एंड z0 बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स। तो z में तो 0 आता है, बस z0 में 0 नहीं आता है। लेट अ रिलेशन r ऑन z क्रॉस z0 बी डिफाइंड एज फॉलो। तो यहाँ पर आपका सारा जो आएंगे वो विदाउट जीरो आएंगे, यहाँ आपके जीरो के मतलब यहाँ सब जीरो वाले के साथ वाले आएंगे, यहाँ आपके बगैर जीरो के साथ आएंगे। तो z क्रॉस z0 है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसमें समझना जरूरी है ये। और इसको डिफाइन कैसे किया गया है कि ए बी ये रिलेटेड है आपके सी डी से, ये से रिलेटेड है, और ये इंप्लाई क्या कर रहा है, अब देखिए इसमें क्या किया गया है कि इसको मल्टीप्लाई किया गया है ए डी को, और इसको बराबर किया है बी सी से। तो ए डी बराबर बी सी, जिसमें ए बी और सी डी इस ए बी और सी डी दोनों इसमें बिलोंग करना चाहिए, ओके। तो चलिए रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं आप। रिफ्लेक्सिव में क्या है, रिफ्लेक्सिव में आपको यहाँ ए बी है तो यहाँ भी ए बी रख दीजिए, और ये कैसे रिलेटेड होगा, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, तो एक ही है, ए बी एक ही बात है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक पे आ जाइए, तो ए बी रिलेटेड है आपके सी डी से, तो सी डी रिलेट होना चाहिए ए बी से, तो इससे क्या मिलेगा, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, इससे क्या मिलेगा, सी इंटू बी बराबर ए इंटू डी। तो ये दोनों एक ही तो है ना, ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो आपका सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव पे आ जाइए आप, तो ए बी रिलेटेड है सी डी से, और इसमें थोड़ा सा एक और नई चीज़ ले लेते हैं, ए बी आपका सी डी है, ई एफ ले लेते हैं, और सी डी रिलेटेड है ई एफ से। तो आपको ये प्रूव करना है कि ए बी रिलेट होना चाहिए ई एफ से, तो ए बी सी डी से रिलेटेड है, तो ए डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा बी सी, और यहाँ मिलेगा आपको सी एफ बराबर डी ई। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए डी इंटू सी एफ बराबर बी सी इंटू डी, यहाँ से डी सी और डी सी हटा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए डी सी से दोनों को, तो आपको यहाँ से मिलेगा ए एफ बराबर आपका ई बी, और यहाँ से क्या मिलना चाहिए, ए एफ बराबर बी ई। तो ये तो दोनों सेम हो गए, यहाँ से भी मिल गया, ये हमें चाहिए ही था, तो ये इसका आपका क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब आपका 15 क्वेश्चन है, 15 में कहा गया है इफ आर एंड एस आर रिलेशन ऑन सेट ए देन प्रूव दैट आर एंड एस आर सिमेट्रिक इंप्लाइज आर इंटरसेक्शन एस एंड आर यूनियन एस आर सिमेट्रिक। मतलब आर और एस दो आपके अलग अलग रिलेशन है सेट ए पर, तो हमको प्रूव करना है आर और एस सिमेट्रिक होंगे। अगर आर और एस सिमेट्रिक हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है कि आर इंटरसेक्शन एस और आर यूनियन एस ये आपके सिमेट्रिक होनी चाहिए। और दूसरा पार्ट पूछा गया है कि आर अगर रिफ्लेक्सिव है और एस कोई भी रिलेशन है तो आर यूनियन एस भी रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको इसी जो सॉल्यूशन है यही पे ले जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, ऑलरेडी 25 मिनट्स हो चुके हैं। तो अब देखिए इसमें क्या करना होता है कि आर और एस हमारे सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि ए बी रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि जो रिलेशन है वो सबसेट है ए क्रॉस, क्योंकि सेट ए है ए क्रॉस ए का, और एस भी सबसेट है ए क्रॉस ए का, दोनों सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक भी छोड़िए, आर आपका वैसे ही सबसेट होगा। ये रिलेशन कहाँ से आता है, कोई भी रिलेशन किससे बनता है,
अगर आपको एक सेट ए दिया हुआ है तो ए क्रॉस ए से ही तो बनता है रिलेशन, तो आपका आर भी सबसेट है इसका, आर भी सबसेट है ए क्रॉस ए का और एस भी सबसेट है ए क्रॉस ए का। इसका मतलब ये दोनों सबसेट है, मतलब आर इंटरसेक्शन एस भी सबसेट है ए क्रॉस ए का। इसका मतलब आर इंटरसेक्शन एक रिलेशन हो गया एक ए पे। अब ए और बी लीजिए, इसमें ए और बी इस सेट ए को बिलोंग करते हैं, एक सेट को बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ए कॉमा बी इस, क्योंकि ये भी रिलेशन है ए से, तो ए और बी इसको आर इंटरसेक्शन बी को भी, आर इंटरसेक्शन एस को भी बिलोंग करेंगे। अच्छा, ए बी आर इंटरसेक्शन को एस को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ए बी इंडिविजुअली ए और बी आर में भी है और ए और बी एस में भी है। इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है कि भाई दोनों में होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि बी ए बिलोंग, एक ए और बी को मैंने इसकी बगैर जगह चेंज कर दी, ए और बी, तो ए और बी है तो बी ए कर दिया, यहाँ बी है तो बी ए कर दिया, तो बी ए बिलोंग टू आर और बी ए बिलोंग टू एस। जब एक एलिमेंट आपका बिलोंग करता है, जैसे मैंने कहा ना, अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू ए हो गया, मतलब अगर ए भी है तो बी ए भी है, तो हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिक है। वही हमने यहाँ कॉन्सेप्ट लगाया है। कैसे? ए बी की जगह बी ए कर दिया, बी ए की जगह ए बी कर दिया, और क्योंकि बी ए भी बिलोंग कर रहा है मतलब आर सिमेट्रिक है। ए बी बिलोंग्स, कहने का मतलब यहाँ इसको देखिएगा, एक बताता हूँ आपको, ए और बी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और बी और ए भी रिलेशन को बिलोंग करता है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ है, ए बी एस को बिलोंग कर रहा है, बी एस को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। इसका मतलब बी और ए ये किसको बिलोंग कर रहा है? आर इंटरसेक्शन एस को। इसका मतलब ये हो गया, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये सिमेट्रिक हो गया, और सिमेट्रिक के कारण हमने कहा कि ए और बी दोनों आर इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है। तो ए और बी दोनों आर एस को बिलोंग कर रहा है, तो इसकी जगह चेंज कर दीजिए, बी ए की जगह आपने किया, इसको ए बी कर दीजिए, तो बी ए हो चाहे ए बी हो, दोनों के दोनों आर इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहे हैं, तो आर इंटरसेक्शन आपका सिमेट्रिक हो गया। इसी तरीके से आप जरा यूनियन पे आते हैं, ए और बी बिलोंग कर रहा है ए को, ए और बी बिलोंग करना ही चाहिए ए को, क्योंकि ए तो सेट ही है ना। और इस तरीके से क्योंकि ए बी बिलोंग कर रहा है, अब यूनियन होगा, आर यूनियन एस लीजिए, आर यूनियन एस में तो ए और बी अपने आप आ जाएगा, ए और बी तो होगा, यूनियन मतलब होता है सारे के सारे। तो ए बी इसका मतलब आर को बिलोंग कर रहा है, देखिए यहाँ मैंने एंड लिखा हुआ है, यहाँ और लिखा हुआ है, तो ए बी बिलोंग कर रहा है आर को और साथ में ए बी बिलोंग कर रहा है एस को, इसमें हम दोनों ही होने चाहिए, ये इसको बिलोंग करना चाहिए और ये भी इसको बिलोंग करना चाहिए। इसमें यह है कि ये इसको बिलोंग कर सकता है, ये इसको बिलोंग कर सकता है, या दोनों को बिलोंग कर सकता है। अब ए और बी की जगह चेंज कर दी, ए और बी की जगह चेंज कर दी, बी ए कर दिया, बी ए कर दिया। इसका मतलब अगर ए बी आर को है बिलोंग कर रहा है और बी ए भी आर में आता है, इसका मतलब आर आपका सिमेट्रिक हो गया। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट से एस भी सिमेट्रिक हो गया, तो आर और एस दोनों सिमेट्रिक है, इसका मतलब बी ए जो है वो आर यूनियन एस में आ रहा है, आर यूनियन एस भी सिमेट्रिक हो गया। क्लियर हो गया? ये आपको पहले से पहली एक्सरसाइज और पहले डिस्कशन से समझना पड़ेगा, तब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगला मैं बता रहा हूँ सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या कहता है ये कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड एस इज एनी रिलेशन, आर यूनियन एस इज रिफ्लेक्सिव। तो देखिए आर इज रिफ्लेक्सिव, एस कोई भी रिलेशन हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, ए कोई भी एक ए एलिमेंट ले लेते हैं, मतलब हमारा एक ए सेट है और उसमें ए है हमारे पास, और भी होंगे, तो ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर को, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव है ना, ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर को, आर रिफ्लेक्सिव है। इसका मतलब क्या है कि एक बिलोंग कर रहा है किसको? आर यूनियन एस, आर में तो है ही, यूनियन एस के साथ कर दीजिए आप। तो जब ए बिलोंग कर, ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर को, ए बिलोंग कर रहा है आर यूनियन एस को, इसका मतलब आर यूनियन एस जो है वो रिफ्लेक्सिव है, मतलब ए पे रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक आर सेट को लीजिए और रिफ्लेक्सिव है, एस कोई भी हो, तो अगर इसका यूनियन कर लीजिए तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ए तो इसको बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये ए आर को बिलोंग करेगा या ए एस को बिलोंग करेगा, या फिर दोनों को कर सकता है। ये तो ऑलरेडी है ही इसमें, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ए बिलोंग टू आर यूनियन एस, तो इसका मतलब ये है आर यूनियन एस आपका रिफ्लेक्सिव है ए पर। नेक्स्ट वाला है 16वां सवाल। इसमें कहा गया इफ आर एंड एस आर ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट ए, देन प्रूव दैट आर यूनियन एस मे नॉट बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन ए। तो आर और एस आपके दो रिलेशन हैं, अगर ये आर और एस दोनों ट्रांजिटिव हैं, मतलब ये ए बी सी वाला रूल फॉलो करता है, ए बी सी वाला करता है कि यानी कि ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू सी है, तो ए रिलेटेड टू सी है, ये फॉलो करता है, ये भी यही फॉलो करता है। अब आपको बताना है कि आर यूनियन एस अगर करें तो ये जरूरी नहीं है कि ये भी ट्रांजिटिव हो। ओके, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसमें एक सेट ले रहे हैं ए, जिसको हम कह रहे हैं ए बी सी, ठीक। अब इसमें आर हम अलग से एक आर रिलेशन बना रहे हैं, जिसमें ए है, ए बी है, और बी ए है, और बी बी है।
बी बी है। तो अब इसको ध्यान से देखिए, ये आपका ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव कैसे है? आपका अगर ए बी है और बी ए है तो ए होना चाहिए, वो आपको दिख रहा है, ठीक। तो ए बी बी ए। इसी तरीके से अगर आप, ये आपका ट्रांजिटिव तो खैर दिख रहा है, और यहां पर देख लीजिए, कोई भी उठा लीजिए, ए है और ए बी है तो क्या मिलना चाहिए? ए बी मिलना चाहिए, वो भी आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से ये आपका ट्रांजिटिव तो हो गया। दूसरा हमने सेट लिया एस, उसमें क्या किया? बी बी, बी सी, सी बी और सी सी। तो इसमें देखिए बी बी है, बी सी है तो बी सी होना चाहिए, बी बी और बी सी है तो बी सी होना चाहिए, वो है ही ऑलरेडी। बी सी है और सी सी है तो बी सी और सी सी में सी सी होना, बी सी और सी सी, बी सी 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 में आपका बी सी होना चाहिए, वो आपको यहाँ दिख ही रहा है। तो कहने का मतलब ये इस तरीके से बनाया गया है कि ये ट्रांजिटिव है, राइट। अब ये दोनों ट्रांजिटिव है, हम इसका अब यूनियन कर रहे हैं, तो क्या इसका यूनियन भी ट्रांजिटिव होगा, ये देखना है। इसको देखिए बहुत ध्यान से, मैंने दो सेट बनाए अलग अलग और ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों आपके ट्रांजिटिव है। अब आप देखिए कि हमने इसको आर यूनियन एस ले लिया। आर यूनियन एस का मतलब क्या है कि इन दोनों को आप यूनियन कर दीजिए, यानी अब इन दोनों को आप भूल जाइए, बस ये मान लीजिए ये पूरा एक सेट है, यहां से लेकर इसको भूल जाइए, ये पूरा एक सेट है। तो ए भी इसमें बिलोंग कर रहा है, आर यूनियन एस को, इस पूरे सेट को देखिए, ये चारों भी इसमें है, ये चारों इसमें, मैं लिख नहीं रहा हूं, मान के चलिए कि ये 8 मेंबर है उसमें, तो इसमें ए बी है, ए बी है ना, और बी सी भी दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब ए सी होना चाहिए। क्या आपको ए सी कहीं भी दिख रहा है? यहां पर नहीं दिख रहा। अगर ए बी बी सी है तो ए सी होना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा। इसका मतलब अगर आर यूनियन एस करें, इन दोनों का यूनियन करें, इन दोनों को मैंने यूनियन कर दिया, मतलब एक सेट बना दिया इसमें, और वहां पर हमें क्लियर दिख रहा है कि ए बी बी सी दिखने के बाद भी ए सी नहीं दिख रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आर यूनियन सी भी ट्रांजिटिव हो, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है इसमें। एक और सवाल है, कई ऐसे एडिशन है जिसमें आपको ये मिलेंगे, तो अगर आप देखें कि अगर आपके पास हो तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए साहब, ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।